बिहार चुनाव आज की डेट में कहाँ खड़ा है? ये चुनाव इस मामले में दिलचस्प है कि एक तो नीतीश की अपनी पर्सनल जो पूंजी है जो उन्होंने बनाई पिछले 2004 से लेकर अब तक। दूसरा, तेजस्वी यादव ने खुद को बिहार में एक लीडर की तरह एस्टैब्लिश कर लिया था पिछले चुनाव में। ठीक है, वो अपने पिताजी के शूज से बाहर निकल रहे हैं। करीब 25 से 30% अगर फर्स्ट टाइम वोटर है और वो वोटर अगर तेजस्वी के फेवर में चला गया, फिर ये चुनाव दिलचस्प। घर परिवार में बड़ी कलह चल रही है, तेज प्रताप यादव अलग हो गए हैं, तो इन सब का प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? तेज प्रताप देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस पॉलिटिशियन है। जो उनका कंडक्ट रहा है, जब लालू अपनी विरासत तेजस्वी को दे रहे हैं तो फिर तेज प्रताप का क्या मतलब? मुझे याद है कि शाम को पुलिस वाले कहते थे कि मत निकलिए साहब, आप पत्रकार हैं। पुलिस वाले खुद कहते थे? हाँ, सूर्यास्त से पहले। अच्छा, तो वहाँ कहा जाता था शहाबुद्दीन के अलावा किसी का पोस्टर नहीं लगता। आप ताज्जुब करेंगे, मैं ऐसे घूम रहा था, मुझे 24 घंटे हो गए, मुझे कोई बताने वाले नहीं मिले। हर आदमी शाहबू, न केवल मुसलमान, फॉरवर्ड कास्ट हिंदू भी, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, साहब गए, मुस्लिम लड़का बोला क्रिमिनल है, इसने वो हत्याएं कराई हैं, इसने सवर्ण मुसलमान झगड़ा पिछड़ा किसी को नहीं छोड़ा इसने। तो मैंने एक स्टोरी कही है और वो स्टोरी मेरी छपी पेज 1 पे। हाँ, आज भी मुझे याद है, वेरी ईगल्स डेयर, जहाँ परिंदा भी नहीं पर मार सकता। लेकिन के लोग आ गए शहाबुद्दीन के होटल में और घेर लिया। ऐसे कैसे लिख दिए, मुझे वो नाम बताइए जो आपसे बात किए हैं। मैंने वो तुम बताऊंगा नहीं क्योंकि आप मार देंगे उनको। मैंने कहा अगर जिंदा चला गया, लौट गया आऊंगा, ज्यादा नुकसान कर दूंगा, तो इसलिए मुझे मार के ही फेंक दो। एक धड़ा है, वो ये एक परसेप्शन बना रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को खा जाएगी। तो इनकी पूरी उत्पत्ति हुई है, पिगी बैक राइडिंग किया इन्होंने, आपके पीठ पे सवार हुए और आपको खा गए। नीतीश कुमार कभी नहीं पोलराइज करने वाला बयान, तो उनके लिए दिक्कत भी होने जा रही है। जो बीजेपी पोलराइज कर रही है, घुसपैठिए, उसमें इसमें जनता दल यूनाइटेड बहुत कंफर्टेबल नहीं है। जिस तरह से राहुल ने मेहनत की और वोट चोरी को एक परसेप्शन बना के लोगों के जहन में, लोगों की जुबान पे तो आ गया था कि वोट चोरी है, लोग बोलने लगे थे। सर, प्रशांत किशोर बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। प्रशांत किशोर वहाँ एक नई उम्मीद की तरह से उभरे हैं। आपको लगता नहीं ये भी बड़ी उपलब्धि है कि प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं? प्रशांत किशोर इलेक्शन लड़वाते रहे, उनको पता है कि इलेक्शन है। उनको पता है कि कैसे रेलिवेंट बने रहना है। एक गोदी मीडिया का जिक्र होता है, एक दूसरी मीडिया का कि भाई हम तो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। दो धड़े बढ़ गए हैं पत्रकारिता में भी, आपको क्या लग रहा है? मेरे को माइक देखते ही, उस समय में आज तक में था, तो माइक देख रहे तो लोगों ने कहा अरे मीडिया वाले आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। ये भरोसा था। आज आप कहीं जा रहे हैं तो एक धड़ा आपको गाली दे रहा है, वो धड़ा आपको गोदी मीडिया कह रहा है। इवन नेपाल तक के लोगों ने आपको नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पे जो चीज आती है उसको लोग काफी कंज्यूम कर रहे हैं। क्रेडिबिलिटी टेलीविजन मीडिया की कम हो रही है। क्या ये काला धब्बा नहीं था मीडिया पर, भारतीय मीडिया पर, कि पाकिस्तान में कराची पर कब्जा करा दिया, लाहौर पर कब्जा करा दिया? आपको बिहार में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है आज की डेट में? अभी के हिसाब से क्या, देखिए भाई, चुनाव पहला वोट पड़ेगा करीब 28 दिन बाद, 29 दिन बाद। अभी के नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमारा बेहद खास होने जा रहा है। आज स्टूडियो में हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका नाम है प्रबल प्रताप सिंह, जो कि 3 दशक से ज़्यादा मीडिया में रह चुके हैं और ना जाने कितनी सरकारें देखी हैं, ना जाने कितने नेताओं को देखा है। नेता लोग कैसे काम करते हैं, राजनीति कैसे चलती है, ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। दौर था 2006 और 2007 का, तब IBN 7 जो कि अब नेटवर्क 18 हो चुका है, वहाँ पर मैंने इंटर्नशिप शुरुआत की थी, यानी कि अपनी पत्रकारिता के करियर की शुरुआत की थी। और वहाँ पर प्रबल जी जो है संपादक के तौर पर मौजूद थे और आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उनके सामने हूँ और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, समय निकाला आपने। सर, सबसे पहले हम बिहार की बात करेंगे। बिहार चुनाव आज की डेट में कहाँ खड़ा है? डेट अनाउंस हो गई है। देखिए, बिहार चुनाव जो है, अगर आप मेरी निजी राय कहें तो बिहार में मुझे लगता है कि जो वोट चोरी का एक मुद्दा कांग्रेस ने उठाया वो लोगों के जहन में तो गया, लोग चर्चा करने लगे। लेकिन अभी भी मेरा मानना ये है कि नीतीश का को लेके वहाँ के लोगों में एक
एक तरह का सॉफ्टनेस है। उसकी वजह ये है कि बिहार ने एक दौर देखा है जो लालू प्रसाद यादव का आरजेडी का दौर था, और उस दौर में तमाम ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद जब नीतीश आए और लालू को चुनौती करके सत्ता में, तो उन्होंने उन तमाम चीज़ों पे फोकस किया जो कि आरजेडी के चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान 12 साल 14 साल के शासन में नहीं हो पाया था, जैसे सड़कें, टीचर, स्कूल, रोड्स, काम। तो ये वो लॉ एंड ऑर्डर। और न केवल नीतीश ने जो सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने बिहार में महादलित और इकोनॉमिकली EBCs, MBCs के लिए मोस्ट बैकवर्ड कास्ट पे फोकस किया उन्होंने। यानी उन बैकवर्ड कास्ट जो कि यादव कुर्मी उनका अपना वोटर है, तो जो नॉन यादव बैकवर्ड है जो कि बहुत ही हैं, तो उस पर उन्होंने नीतीश ने फोकस किया और एक लंबा अरसा भी रहा। और नीतीश के खिलाफ कोई ऐसा आरोप भी नहीं लगा। अभी जो लग रहा है वो थोड़ा मिस गवर्नेंस का है कि वो अस्वस्थ हैं, वो ध्यान नहीं दे पा रहे, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं सरकार, मंत्री लोग चला रहे हैं, इनएक्सेसिबल हैं। लेकिन उनका जो अतीत है, जो काम उन्होंने किया, तो मुझे लगता है कि वहाँ की जनता अभी उसको लिए आसान नहीं होगा उसको बुलाना। तो ये चुनाव इस मामले में दिलचस्प है कि एक तो नीतीश की अपनी पर्सनल जो पूंजी है जो उन्होंने बनाई पिछले 2004 से लेके अब तक, और उस दौरान जब उनको लगा तो उन्होंने बीजेपी का दामन भी छोड़ा, आरजेडी के साथ भी गए। एक तो उनका, दूसरा एक चीज और भी है कि तेजस्वी यादव ने खुद को बिहार में एक लीडर की तरह एस्टैब्लिश कर लिया था पिछले चुनाव में। ठीक है। वो अपने पिताजी के शूज से बाहर निकल रहे हैं, मैंने लालू प्रसाद यादव के, और उन्होंने इसीलिए उन्होंने माई बाप का नारा दिया। क्योंकि आरजेडी का कोर वोट होता था मुस्लिम यादव, तो इन्होंने कहा सब अगड़ा पिछड़ा सबको जोड़ के माई बाप कहा। तो वो अपने को एस्टैब्लिश कर लिए हैं। लेकिन उनके सामने जो दो चुनौती एक है जो मुझे दिखती नज़र आती है कि आरजेडी के शासन को में जिस तरह से जो आरोप लगे, तमाम लॉलेसनेस, मिस गवर्नेंस, तमाम तरह के, वो उसको कैसे तेजस्वी एड्रेस करेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे वोटर को। लेकिन यूथ हैं। अभी आपको मैं बताऊं, अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा है, जो भी SIR हुआ उसके बाद से बिहार में करीब 25%, करीब हमारे के 25 या 30% ऐसी विधानसभा सीट हैं जहां पे ऑलमोस्ट 6000 जो वोटर है वो फर्स्ट टाइम वोटर है। तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसने तो आरजेडी का मिसरूल देखा नहीं है। उसने तो केवल नीतीश का ही शासन देखा है। तो जो शासन या दुशासन जो भी कह लीजिए, वो उसने देखा है। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो तेजस्वी यादव इस चीज को शायद समझ भी रहे हैं, वो रील बना रहे हैं, यूथ से कनेक्ट हो रहे हैं, हाईवे पे डांस कर ले रहे हैं लोगों के साथ, लड़कों के साथ, नए नए बच्चों के साथ। तो क्या वो इस मर्म को समझ रहे हैं? मुझे लगता है कि देखिए, एक तो यूथ है, और तेजस्वी ने जब पिछले चुनाव में 12 ही सीट कम थी ना, बिल्कुल ठीक बात है, बन जाते हैं। वो 12 या 14 सीट का डिफरेंस था। तो अगर वो अपने दम पे लड़के 12-14 सीट के डिफरेंस पे, तो इसका मतलब कि तेजस्वी को लोग एक तरह से उनको तवज्जो देने लगे थे। और 5 साल का दौर में एक एंटी इनकम्बेंसी भी है नीतीश के खिलाफ। तो तेजस्वी को पता है कि यूथ हो सकता है उनसे अट्रैक्ट हो। तो इसलिए, और जो मैंने आपको आंकड़ा दिया कि करीब 25 से 30% अगर फर्स्ट टाइम वोटर है, और वो वोटर अगर तेजस्वी के फेवर में चला गया, तो फिर ये चुनाव दिलचस्प नहीं। नीतीश कुमार ने भी एक बड़ा कार्ड खेला है महिलाओं को लेकर 10,000 रुपए का, वो बड़ा चर्चाओं में, बिहार हो क्या है, बहुत चर्चाओं में है। देखिए, वो इसीलिए एक जो आजकल ये एक ट्रेंड सा बन गया है। वो शुरुआत हुई थी लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कांग्रेस ने भी हरियाणा में अनाउंस किया
इवन यहाँ पे भी जो कांग्रेस और आरजेडी का जो है उन्होंने 2500 रुपए कहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री करने को कहा है, 25 लाख के मेडिकल इंश्योरेंस की बात की है, और तमाम रोजगार जो सबसे बड़ा है। एक्चुअली देखिए जो आप पूछ रहे थे, तेजस्वी के साथ जो एडवांटेज बार बार कह रहा है 1 लाख नौकरी में दे सकता था इतने छोटे समय में, मैं और दूंगा, क्योंकि उसके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, वो ऑफर कर सकता है, वो एक उम्मीद की किरण दिखा सकता है। और इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो है, जो हमारा जो नया वोटर है, जो यूथ है, उसके पास नौकरी की ही है। आप चाहे वो आप चाहे लद्दाख में देख लीजिए, बिल्कुल, ये आप उत्तराखंड में देख लें, बिल्कुल, आप तो ये जो युवा है वो परेशान है जॉब को लेके। बिहार के ऊपर से वो तमगा हटा नहीं पलायन वाला। देखिए वो इसलिए भी कि बिहार में एक ना, बिहार उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या है कि एक तरह का मिडिल क्लास एग्जिस्ट करता है। हाँ। बिहार में या तो अगड़ा है एकदम आगे या पीछे, मतलब मिडिल क्लास बहुत कम है वहाँ, और वहाँ गरीबी वाकई है। जो वंचित लोग हैं वो, तो इसलिए वो जाते हैं रोजगार की तलाश में, वो माइग्रेशन होता है, और वो पंजाब जाते हैं, तमाम तमिलनाडु जाएंगे, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जहाँ उनको मिलता है रोजगार, तो वो जाएंगे, क्योंकि करेंगे क्या, इंडस्ट्री वहाँ आई नहीं है इतने दिनों में। जब तक वहाँ कोई इंडस्ट्रियल नहीं होगा तो लोग आएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि इवन उत्तर प्रदेश में भी एक अच्छा खासा तबका जाता है बाहर काम की तलाश में, तो बिहार में भी कमोबेश स्थिति है। मैं जो बात कह रहा था कि जो नौकरी वाली चीज है, तो देखिए जो तेजस्वी ने दांव खेला कि मैं नौकरी दूंगा 4 लाख 2 लाख, वो एक अच्छा दांव हो सकता है बशर्ते युवा उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि जो ट्रेंड है वो लग रहा है कि युवा नौकरी को लेकर परेशान है, तो वो दांव अच्छा है, क्योंकि तेजस्वी के पास खोने को कुछ नहीं है। हाँ। ऑफर ही करने को। ठीक बात है। और जो आपने कहा नीतीश ने, तो वो मुझे लगता है कि मेरी सोच समझ ये है कि नीतीश को इस बात का एहसास है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है जो है, इसीलिए नीतीश ने 10,000 ये दिया महिलाओं को, जो 400 रुपये जो पेंशन जारी थी उसको बढ़ा के 800 कर दिया, 120 यूनिट 25 यूनिट बिजली सबसे पहले नीतीश ने अनाउंस किया, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कुछ 1,000 रुपए का भत्ता वो दिया है। तो नीतीश ने ये सब इसीलिए किया कि जो वोट छिटक सकता था उस छिटकाव को वो रोक सकें, और चुनाव में तब उतरे। सर आप तेजस्वी की बात कर रहे हैं, हम तेजस्वी की ही बात करते हैं अभी शुरू में, तेजस्वी यादव जी की। घर परिवार में बड़ी कलह चल रही है, तेज प्रताप यादव अलग हो गए हैं, अब ये भी है कि 6 साल के लिए उनको हटा दिया गया है, तो इन सब का प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? मुझे नहीं लगता। देखिए आरजेडी खड़ी हुई की हुई किसकी रही है? लालू यादव। ये लोग थे एक साथ में, फिर लालू आरजेडी में चले, नीतीश अलग हो गए, समता पार्टी बना लिए। तो जब लालू अपनी विरासत तेजस्वी को दे रहे हैं, हाँ, तो फिर तेज प्रताप का क्या मतलब है? आप उसका, मैं आपको एक रेफरेंस के तो, उत्तर प्रदेश में शिवपाल अलग हुए तो क्या कर लिए? हाँ, सही भाई, जो मुलायम सिंह ने जिसको विरासत दी अपने बेटे को, तो उनका जो कोरवेटर है वो उसी के पास गया, शिवपाल नहीं कर पाया, और तत्वगत्वा उनको वापस। तेज प्रताप डेंट कर रहे थे अपने पॉलिटिकल करियर को, देखा जाए, या फिर पॉलिटिकल आगे आने वाले भविष्य को लेकर, परिवार को, तेजस्वी को लेकर। तेज प्रताप देखिए मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस पॉलिटिशियन है, जो उनका कंडक्ट रहा है। ठीक है, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इस वजह से वो विधायक हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, और या उनको सत्ता में एक्सेस मिल सकता है। लेकिन अगर तुलना की जाए तेजस्वी और तेज प्रताप, तो तेज प्रताप में वो सीरियसनेस, गंभीरता नहीं दिखती जो कि तेजस्वी में दिखती है राजनीति को लेकर के। तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं वो उनको परिवार में वो अलग थलग महसूस कर रहे होंगे, तो इसलिए वो अलग हो गए, क्योंकि उनका जो कंडक्ट है वो ठीक नहीं है उस तरह से राजनीतिक के नज़रिए से देखा जाए। बीजेपी एक परसेप्शन बनाती है सर, एक शब्द है जो आरजेडी का पीछा नहीं छोड़ रहा है, जंगल राज, और आज भी उस शब्द को बार बार यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग डिबेट में हमने देखा है। तो क्या उस शब्द को अभी इस्तेमाल करना ठीक है, क्योंकि वो तो पुरानी बात हो गई, अब नए हाथ में है पॉलिटिक्स, जो है कमान है वो तेजस्वी यादव के हाथ में। देखिए वो बीजेपी जो जंगल राज की बात करती है, वो उस समय लालू प्रसाद यादव के उस दौर की बात करती है जिसमें कहा जाता था कि बिहार में, मैं खुद उसमें बहुत ट्रैवल किया। अच्छा।
तो मुझे मैं बिहार 96 से जा रहा हूँ। अच्छा। तो मैं और बिहार और 2005 तक का चुनाव मैं लगातार, जब मैं फील्ड में था, कवर करता रहा हूँ जी। जब नीतीश पहली बार 4 में सत्ता में आया और फिर 1 साल बाद इलेक्शन हुआ, 5 में भी आया, तो तब तक मैं बिहार जाता रहा हूँ। उसके बाद भी जाता रहा, लेकिन एक्टिव नहीं हुआ, मैं सीनियर हो गया था। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने बिहार वो देखा है कि मैं जब 96 में पहली बार मैं बिहार गया था इलेक्शन कवर करने, तो हालत ये थी कि सड़कें नहीं के बराबर थी। अच्छा जी। मुझे पटना से जाना था कहीं, तो मैंने गाड़ी हायर की और कहा गया सब जाएं। तो मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, तो लोगों ने कहा 14 से 16 घंटा। तो जब मैं कहा चलिए भाई चलते हैं, और जब मैं जाने लगा तो आप ताज्जुब करेंगे, 3-3 फीट के गड्ढे थे, गाड़ी उतर नहीं पा, हम गाड़ी से उतर जाए, पैदल चलते थे किसी तरह से ड्राइवर। तो सड़क नाम की चीज़ नहीं थी, और अपराध चरम पे था। और मुझे याद है कि शाम को पुलिस वाले कहते थे कि मत निकलिए साहब, आप पत्रकार हैं। तो पुलिस वाले खुद कहते थे? हाँ, कि सूर्यास्त से पहले अपना। अच्छा। तो मैं उस दौर की बात, और वही जब नीतीश आए और सड़कों पे काम किया, तो जो डिस्टेंस मैं 96 से और 2004 के बीच की बात कर रहा हूँ, जिसमें मुझे 14-15 घंटे लगते थे, तो जब नीतीश कुमार आए, सड़कें उन्होंने बनाई, तो वो 5 घंटे में पहुँच गए। तो आप ये समझें, और फिर नीतीश ने रूरल रोड कनेक्टिविटी को ठीक किया, बहुत काम किया स्कूलों में। तो वो जो बीजेपी कहती है ना, स्कूल में जो नीतीश ने था, उन्होंने कहा कि फिक्स एक मानदेय कर दिया कि भाई हम आपको 4-5 हज़ार देंगे, आप आइए स्कूलों में पढ़ाइए, टीचर जो भी है। तो उसको फिक्स मिलता था, वो पढ़ाता था, उससे बच्चे स्कूल जाने लगे, ड्रेस देने लगे, साइकिल देने लगे। तो बीजेपी वही डर दिखाती है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, बीजेपी का लॉलेसनेस वाला ये कितना उस यूथ पे काम करेगा जिसने कि वो देखा नहीं, उसने तो केवल नीतीश कुमार का दौर देखा है। बिल्कुल। तो बीजेपी बार बार उस वोटर को, नए वोटर के जैन में कि नहीं, नीतीश के पहले बहुत गड़बड़ था। तो वो एक है, पॉलिटिक्स का पार्ट है, जिसको बीजेपी जिस पे खेलना चाहती है। सर देखिए, हम मीडिया पे भी ज़रूर बात करेंगे, आगे बात करेंगे, पहले बिहार की राजनीति को अच्छे से समझ लेते हैं आपसे। एक धड़ा है, वो ये एक परसेप्शन बना रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को खा जाएगी, जेडीयू को ख़त्म कर देगी, बिहार में एक छत्र राज होगा तो भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसमें कोई नया क्या है? आप अगर बीजेपी की उत्पत्ति देखें तो इनकी पूरी उत्पत्ति हुई है, पिगी बैक राइडिंग किया इन्होंने, आपके पीठ पे सवार हुए और आपको खा गए। मैं आप आइए 70 के दशक की बात करते हैं, सोशलिस्टों के साथ तब वो जनसंघ था, वो ये लोग सोशलिस्टों से छोड़े, और गुजरात में वहाँ इन्होंने अपनी पैठ बनाई, बीजू जनता दल इनका समर्थन करता रहा, उड़ीसा खा गए। शिवसेना जो इनका सबसे बड़ा इलाही था, पूरी तोड़ के पूरी पार्टी अपने में शामिल कर ली। तो अगर ये नीतीश कुमार अस्वस्थ हो जाते हैं, उनको खा जाते हैं, तो मुझे तो कोई सरप्राइज इसमें लगता नहीं है। इसमें क्या ऐसे आश्चर्य वाली बात है? आप इनका देखिए, आप बताइए कहाँ ये अपने दम पे आए हैं। बिहार का भविष्य क्या दिख रहा है आपको फिर? देखिए, बिहार का एक तो जो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, वो ये है कि बीजेपी के पास कोई नेतृत्व नहीं है, चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। हाँ। ठीक है, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिल सकता है, अभी तक का नरेंद्र मोदी का जो परफॉर्मेंस रहा है, वो जीतते रहे हैं चुनाव, लेकिन ये असेंबली इलेक्शन है, और बीजेपी को इसीलिए मजबूरी है कि नीतीश कुमार के आगे यही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बोलना बार बार बोलना पड़ रहा है। तो क्योंकि उनके पास चेहरा नहीं है जो कि जिसकी पूरे बिहार में एक्सेप्टेबिलिटी हो। तो आज अगर नीतीश कुमार कल को नहीं रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि एकाएक बीजेपी को फायदा हो जाएगा। वो मुझे स्थिति मैं नहीं जो समझता हूँ। रही दूसरी बात, बीजेपी के सामने एक दूसरी चुनौती होने जा रही है अभी, जो इमीडिएट इस चुनाव में आप देखिएगा जी, ये बार बार ये घुसपैठिए का नारा लगा रहे हैं। हाँ। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का उनको वोट किया था। मैं आपको 2005 के चुनाव के एक घटना बताऊंगा जी। 4 के बाद 9-10 का इलेक्शन था, और मेरा एक रिपोर्टर गए हुए थे, कलीग, वो गया में वो इलेक्शन कवर कर रहे थे, तो इलेक्शन कवर कर रहे थे, वो भी लगी थी। तो तब तक एक मुस्लिम फैमिली जिनके बुजुर्ग थे वो अपना आए, उनके साथ पूरे
पूरे परिवार के 10-12-14 वोट, महिलाएं सब, तो जिनका कैमरा लगा हुआ था तो देखे। तो मैं जिस चैनल में उस समय काम करता था उसकी थोड़ी अच्छी रेपुटेशन थी और बड़ा एग्रेसिवली हम लोग जर्नलिज्म करते थे। तो वो जो वोटर आया तो उन्होंने मेरे रिपोर्टर को अप्रोच किया, हमारे कलीग को, कहा कि यहाँ ये आप यही जानना चाहते हैं ना कि मुसलमान, चला दीजिए कि नीतीश कुमार को वोट करने जा रहे हैं। ऐसे बोले और 17-18 उनके परिवार के सदस्य थे जो आए थे वोट कर। तो नीतीश को एक तबका मुसलमानों का भी था जो नीतीश के प्रति, इसीलिए देखिए नीतीश कभी कम्युनल बयानबाजी नहीं की, हाँ, पोलराइज करने वाला बयान कभी नहीं दिए वो। नीतीश कुमार कभी नहीं पोलराइज करने वाला बयान, तो उनके लिए दिक्कत भी होने जा रही है। जो बीजेपी पोलराइज कर रही है घुसपैठी है, उसमें इसमें जनता दल यूनाइटेड बहुत कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जो सीमांचल वाला इलाका है जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, अगर वहां पे भड़क गया मुसलमान तो वो नुकसान अलायंस को ही करेगा, बिल्कुल बीजेपी। तो वो एक चुनौती इनके पास है। तो बीजेपी अगर ये लॉ एंड ऑर्डर तक की बात रखती है और नीतीश कुमार के गुड माने गवर्नेंस अतीत इसकी, और जो उनकी सोशल वेलफेयर स्कीम है और पैसा रुपया जो दिया है उन्होंने, बिजली ये सब, तो अगर इस पर फोकस रहती तो वो ठीक होगा। अगर बहुत ज़्यादा इन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की तो मुझे आई कीप माई फिंगर क्रॉस कि वो किस तरह से नहीं। इसमें मुझे एक बात समझ में आती है सर कि भाई एक परसेप्शन बना हुआ है कि देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है या फिर कम तादाद में देता है, और अगर यहाँ पर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो इसमें पीसेंगे केवल नीतीश कुमार, जेडीयू ही पीसेंगे और कुछ मैं यही कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ तब भी लड़े थे, लेकिन उनके साथ एक अच्छा खासा तबका मुसलमानों का वोट उनको किया था, क्योंकि वो उनको बीजेपी पे नहीं भरोसा था, उनको नीतीश कुमार पे भरोसा था, क्योंकि नीतीश कुमार कभी पोलराइज नहीं किए, कभी दंगे वाली बात नहीं की और स्ट्रिक्ट रहे जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर को लेके थे। तो वो उनको लगता था मुसलमानों को ख़ास तौर से कि नहीं भाई ये ठीक है, गवर्नेंस के मामले में ये भेदभाव नहीं करते हैं, बीजेपी से उनको नफरत। तो इसीलिए वो आप देखिए जनता दल यूनाइटेड के लोगों से बात कीजिए तो जो पोलराइजिंग करने वाले बयान आ रहे हैं उसको लेके वो बड़े सहज नहीं है, उनको दिक्कत हो, थोड़ा कट से रहे हैं। एक सवाल और उठता है कि चलिए भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है, एक सवाल ये भी उठता है सर कि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कौन, दिक्कत तो वहां पर भी है ना। हम अभी इस चुनाव की बात कर रहे थे, आने वाले समय की आप बात अगर पूछ रहे हैं तो देखिए जब तक नीतीश कुमार, ये सही है कि नीतीश कुमार ने अपनी कोई सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं तैयार की, उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं लाया कि वो लेगेसी उनकी उसको आगे ले जाते, और ये नीतीश इस बात को लेकर चिंतित हैं। मैं आपको एक जानकारी चलिए आपके माध्यम से शेयर कर देता हूँ आपके दर्शकों को। मेरे एक जानने वाले हैं, अच्छे मित्र हैं, वो नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं और पेशे से वो पत्रकार भी हैं। तो एक बार नीतीश कुमार से मिलने गए, ये बात है करीब 1.5 साल पुरानी, जब ये कहा जाने लगा था कि इनको डिमेंशिया हो गया है या स्वस्थ हैं, ये वो सब शुरुआत हुई थी, उसी दौर की बात है। तो नीतीश कुमार उनसे बात करते करते बोले कहे देखिए हम इतना मेहनत से पार्टी चलाए हैं, अभी इसमें हमारा कोई है नहीं और कोई हमारा ऐसा भी नहीं उत्तराधिकारी, तो आप ही लोग इसको चलाइए। तो उनको इस बात का एहसास है कि उनके न रहने के बाद इसका क्या होगा। अब वो बीजेपी को देखना होगा कि वो जो जब तक स्वस्थ हैं वो हैं नीतीश कुमार, उसके बाद अगर बीजेपी एक अल्टरनेटिव लीडरशिप की तरफ कोशिश करती हो वहाँ स्थापित करने की, तब तो बीजेपी के लिए ठीक होगा, लेकिन अगर नहीं करती तो दिक्कत होगी बीजेपी को। विपक्ष की बात करते हैं सर, कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है, वहाँ पर भी कांग्रेस के पास भी कोई चेहरा नहीं है। कन्हैया कुमार मेहनत कर जरूर रहे हैं, पप्पू यादव है वहाँ पर, लेकिन कांग्रेस उतना क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए दो चीज़ें हैं कांग्रेस के बाद। अगर आप देखें कांग्रेस ने जिस तरह से राहुल ने मेहनत की और वोट चोरी को एक परसेप्शन बना के लोगों के जहन में, देखिए ये लोगों की जुबान पे तो आ गया था कि वोट चोरी है, लोग बोलने लगे थे। मेरे घर के आसपास काम करने वाले जो जिनके खोमचे लगाते हैं कई उसमें बिहार के हैं, तो मैं ऐसे पूछता हूँ कहे भाई वोट चोरी तो सर क्या है, मतलब वो डिस्कस कर रहे हैं। राहुल कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी चुनौती कि जितनी मेहनत उनका नेता कर रहा है
उतनी बाखेलूब नहीं करते। नहीं कर रहे। और कांग्रेस के पास दूसरी जो बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है और अभी तक कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास ही कर रही है, जो राहुल की टीम है, लेकिन बना नहीं पाई है। अगर उसकी तुलना आप नीतीश से करें तो नीतीश का संगठन वहाँ मजबूत है, बीजेपी का तो चलिए वो तो पावर हाउस ही है, इवन आरजेडी का भी संगठन है, लेकिन उस तुलना में कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, जो अगर आप चुनाव में लड़ना चाहते हैं। अच्छा, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस अलायंस में आती है और तो उससे आरजेडी को नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा उन वोटरों का जो कि जेडीयू के साथ नहीं जाना चाहते, जो कि आरजेडी के साथ डायरेक्ट नहीं अलाइन होना चाहते, जो कि प्रशांत किशोर के पास नहीं जाएंगे। तो वो हो सकता है कांग्रेस के नाम पे खासतौर से माइनॉरिटीज़ उनको लगे विनिंग कैंडिडेट है और दूसरी जो तमाम बिरादरी हैं उनको लगे कि नहीं साहब, तो वो कांग्रेस ऐड करेगी, वो नुकसान नहीं कर पाएगी। अच्छा। और सर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कमाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने किया वो कमाल तेजस्वी नहीं कर पाए बिहार में, और वहाँ पर भी साथ में ही चुनाव लड़ रहे थे, इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़ रहा था। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ क्या उसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा या फिर लोकसभा अलग है विधानसभा अलग है? देखिए, विधानसभा का जो चुनाव है वो बड़े निजी मुद्दों पे पर्सनल कनेक्ट पे लड़ा जाता है। इसमें कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लोकसभा में काम नहीं करते, जो केवल विधानसभा तक ही होते हैं। आपकी बात सही है कि जो लोकसभा 24 का था, लेकिन आप एक भी देखिए 24 के लोकसभा में आर.के. सिंह हार गए, सुशील सिंह हार गए, आपके मजबूत बड़े बड़े खंभे गिरे थे उसमें। ठीक है, ज़्यादा नहीं गिरे, कम ही आ रहे। तो वो एक शिकस्त औरंगाबाद में आपको शिकस्त मिल गई बीजेपी को, जो कि औरंगाबाद प्योर एंड प्योर फॉरवर्ड डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आर.के. सिंह, बिल्कुल। तो वो ये हार कोई कम हार नहीं है, बिल्कुल। सिटिंग मिनिस्टर और 2 टाइम MP, 3 टाइम के सुशील हार गए। इसमें जो विधानसभा की अगर आप बात कर रहे हैं तो विधानसभा में कई बहुत पर्सनल कनेक्ट पे लड़ा जाता है। और वो जो फैक्टर है वो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ मैं एक चीज़ को कि अगर वो 30% में करीब 6000 वोटर है नया यूथ, वो भाई वो क्या करेगा, वो गेम पलटेगा। वो नहीं, वो क्या करेगा कि किसी को पता नहीं। वो इसमें एक चीज़ और निकल के आती है सर, प्रशांत किशोर बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के देखिए, प्रशांत किशोर वहाँ एक नई उम्मीद की तरह से उभरे हैं। और इसका मैं फिर एक आपको बात, मेरे घर में काम चल रहा था, अभी करता है, सब घरों में होता, दिवाली आ रही है, तो जो काम करने वाले था बेचारा, वो आपके मुजफ्फरपुर के थे, मुस्लिम लड़का था। तो मैं देख रहा था, तो मैंने पूछा पानी वानी पी लिया? तो हमने कहा ये बताओ बिहार में क्या हो रहा है? तो उसने कहा कि हमने कहा क्या इस बार नीतीश? तो चुप। हम कहा लालू? चुप। मैंने कहा यार लालू क्यों चुप आप बोलो लालू को? तो फिर लालू के बारे में बोला साहब हम जिस इलाके से हैं वहाँ सवर्णों का बड़ा दबदबा था, और लालू के आने के बाद वो दबदबा खत्म हुआ, हम लोगों को आवाज़ मिली गरीब गुरबों को। हमने कहा चलो तो आप लालू के? कहे नहीं साहब, ये जन स्वराज को भी देखना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। इसका मतलब नहीं कि वोट देगा, लेकिन जन स्वराज लोगों में एक चर्चा। हाँ। दूसरा क्या है कि जन स्वराज अगर उसको देखिए, अगर वो अपर कास्ट वोट काटने में कामयाब होगी सवर्णों का, तब तो फिर आरजेडी को फायदा हो जाएगा, तब नीतीश को नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं उतना सफल हो पाई, और मेरी समझ भी है कि जन स्वराज बहुत ज़्यादा सफल नहीं, एक तो उनके पास संगठन नहीं है, नया आए हैं, परसेप्शन बना रहे हैं, वो लगातार भ्रष्टाचार को इशू बना रहे हैं, सम्राट चौधरी से लेकर सबका कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं वो। तो एक और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों भ्रष्ट हैं, आपके लिए नई उम्मीद हम हैं। लेकिन अगर बिहार के चुनाव के इतिहास और वहाँ के सामाजिक समीकरण और उसके आधार को देखा जाए तो जन स्वराज नुकसान करेंगे बहुत ज़्यादा। मुझे अगर बहुत रेलिवेंट होकर उभरेंगे ऐसा लग रहा, मुझे नहीं अभी लग रहा है। अभी तो नहीं लग रहा है, अभी चुनाव में है टाइम है, अभी तो एक महीना है। प्रशांत किशोर की तुलना अरविंद केजरीवाल से भी हो रही है। 2 चीज़ें हैं, अरविंद केजरीवाल
जब दिल्ली जीते थे तो दिल्ली की जनता और दिल्ली का जो समीकरण है वो एक अलग किस्म का था। तो वहाँ पे दो ही पार्टी थी, यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस 10, 12, 14 साल 15 साल से पावर में थी और बीजेपी नहीं थी। तो यहाँ की जनता को जो उन्होंने फ्री बिजली ये सब उम्मीदें जगाई तो उन्होंने वोट कर दिया, 2 साल सत्ता में रहे। अब चले पंजाब में भी यही था कि अकाली दल थे बिल्कुल बीजेपी के अलायंस में, उनसे लोग ऊब चुके थे और कांग्रेस से। तो यहाँ स्थिति दूसरी है। बिहार में आपके पास 4-5 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हैं, और जैसे कास्ट बेस्ड जो ग्रुप्स हैं जो कि पंजाब में नहीं थे, जो कि दिल्ली में नहीं थे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी हैं, बिल्कुल जीतन राम मांझी हैं, और इधर आप आ जाएं वो चिराग पासवान तो चलिए इस तरफ भी अगर 2-3 हैं, छोटे छोटे हैं ग्रुप्स और उनके अपने लीडर हैं, बिल्कुल। तो यहाँ की स्थिति मुझे नहीं लगता कि वो अरविंद केजरीवाल जैसी स्थिति, प्रशांत किशोर इस तरह से। आप कह रहे हैं कि बिहार में जातिवाद जो है वो हावी रहता है? जातिवाद भी हावी रहता है। मैं कहा ना कि इस तरह का चुनाव बड़े पर्सनल उस पर लड़ा जाता है। तो ऑब्वियसली देखिए, मेरा मानना है, मेरी फर्म बिलीफ है कि खास तौर से यूपी बिहार में क्या जो वोटर है ना, वो इसलिए भी अपनी जाति अपने उसको वोट करता है। उसके 3-4 वजह हैं। एक सबसे बड़ी वजह ये रहती है कि ये उसको लगता है कि भाई हम इनके जरिए हम एम्पावर हो रहे हैं। देखिए वो डीएम के यहाँ तो जाए, अगर कोई गरीब कोई है, एक किसी वंचित पिछड़े जाति का, अगर वो डीएम के आवास पे तो जाएगा तो डीएम तो उससे ब्लैक बात करेगा नहीं। ठीक बात है, भगा देगा, ठीक बात। एसपी भगा देगा अलर्ट, लेकिन उसका नेता तो सुनेगा। वो कहेगा नेता ये हमारा ये काम नहीं हुआ तो ये करिए, थानेदार को फोन करिए। तो वो जो है वो जो उसको एक्सेस मिलता है थ्रू अपने उस उम्मीदवार के जरिए कि भाई पावर में हमारा काम हो जाएगा, थानेदार फोन हो, एसडीएम फोन हो जाएगा, तो वो इसके लिए वो कास्ट के और बड़ा पर्सनल लेवल का होता है बिहार का चुनाव। और बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। ये तो बात सही है। मैं अभी गया सर, तो किसी भी चौक चौराहे पे आप खड़े हो जाइए, आपका समय अच्छा पास होता है और राजनीति की ही केवल बात होती है। मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूँ, बहुत सेंसिटिव इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 98 का इलेक्शन था, मैं पायनियर अखबार में काम करता था, तो मुझे कहा गया आप जाओ बिहार। तो मेरे एडिटर ने कहा आप जाओ और बिहार कवर करो। तो मैंने कहा यार मैं छोटा सा अदना सा रिपोर्टर, मुझे बिहार क्यों भेजा जा रहा है? तो बेसिकली मेरे एडिटर चाहते थे कि मैं अपने नज़रिए, नया बच्चा हूँ तो देखूंगा अपने नज़रिए से क्या है इलेक्शन। मैं सिवान गया, शहाबुद्दीन का इलाका था और वहाँ कहा जाता था शहाबुद्दीन के अलावा किसी का पोस्टर नहीं लगता। ठीक है, और मैं पहुंचा शहाबुद्दीन। मैं पटना उतरा, पटना से ट्रेन पकड़ा और ट्रेन से सिवान गया, क्योंकि बाढ़ का माहौल था, पानी वानी साफ था। तो मैं सिवान गया, सिवान उतरा, मैं देखा वाकई उस शहर में शहाबुद्दीन आरजेडी के सांसद रहे, तो मर गए, शहाबुद्दीन के ही पोस्टर हर जगह, और उनके प्रतिद्वंदियों का कहीं कुछ नहीं। मैं कहा क्या चुनाव हो रहा है? ये दबदबा, ये क्या चुनाव हो रहा है? मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा भाई, मैंने कोशिश की कि मैं 1-2 लोग मिले, और शहाबुद्दीन के बारे में थोड़ा पढ़ के गया था कि बाहुबली है, दबंग है, हत्यारा है। और एक चंद्रशेखर हम लोग का जूनियर हुआ करते थे जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू, उसकी हत्या भी हुई थी, शहाबुद्दीन के लोगों ने ही की थी। तो वहीं सिवान में चंद्रशेखर हम लोग के जूनियर होते थे जेएनयू में, और जेएनयू उसी के प्रेसिडेंट भी रहे वो। तो हमारा वो भी था कि ये हत्यारा टाइप का नेता है और चलते। तो मुझे वहाँ कोई बात करने वाला मिल नहीं रहा था। साहबू लोग करते थे कोई। आप ताज्जुब करेंगे, मैं ऐसे घूम रहा था, मुझे 24 घंटे हो गए, मुझे कोई बताने वाले नहीं मिले। हर आदमी शाहबू, ना केवल मुसलमान, फॉरवर्ड कास्ट हिंदू भी, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, साहब यार क्या है? मतलब पोस्टर तो पोस्टर, इंसान भी नाम नहीं, मैं दूसरी बिरादरियों की बात कर रहा हूँ। मतलब मुसलमान के अलावा भी जो हिंदू लोग थे वो भी नाम, शाहबू। तो मैं बड़ा परेशान कि भाई मुझे कोई लिंक नहीं। खैर आप मैं क्यों कह रहा हूँ, पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव लोग हैं बिहार के। तो एक लड़का मिला, तो हमको मिला, कहा भैया, कहा हाँ। मैंने कहा बोली, कहे मेरा फलाने नाम है, मैं नाम नहीं बताऊंगा चाहता उसका, अब तो पुरानी बात होगी। कहाँ नौकरी कर रहा है, कहीं अच्छी जगह। तो बोला मैं जेएनयू में पढ़ा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा,
मैंने कहा मैं भी जेएनयू, हमको पता है जब आप छोड़ रहे थे तब मैं जेएनयू ज्वाइन अच्छा। किया। अरे मैंने कहा अच्छा कहाँ? तो मैं अरेबिक सेंटर में सब ये वो। तो हमने कहा हाँ यार, हमने कहा गजब इलाका है भाई तुम्हारा। अच्छा वो मुस्लिम लड़का कि यहाँ हर आदमी शाहबू शाहबू। तो बोला हम यहाँ बात नहीं करेंगे, आप शाम को वहाँ आइए। तो मैंने कहा मैं यहाँ कैसे, गूगल वूगल होता नहीं था। तो उसने कहा आप रिक्शा लेके फलाने चौराहे पे आ जाइएगा, मैं आपको ले चलूँगा। तो मैं शाम को रिक्शा पकड़ा, होटल भी नहीं था वहाँ, 2-4 कमरे का एक होटल था जहाँ रुका था। और मैं चला गया, वो हमको ले गए अपने घर पे और उन्होंने चाय वाय पिलाई विलाई, कहा ये अपराधी है, मुस्लिम लड़का। बोला क्रिमिनल है ये, इसने वो हत्याएँ कराई हैं, इसने समर्ण मुसलमान बिगड़ा पिछड़ा किसी को नहीं छोड़ा इसने। तो मैंने कहा बताओ। तो उन्होंने पूरा ले गया, मिलवाया लोगों से मुझे जो शहाबुद्दीन के शिकार थे। तो मैंने एक स्टोरी कही और वो स्टोरी मेरी छपी पेज 1 छप गई। हाँ हाँ, बहुत बड़ी से। आज भी मुझे याद है, वेरी ईगल्स डेयर, जहाँ परिंदा भी नहीं पर मार सकता। उसका मेरे एडिटर ने हेडलाइंस दी, वो मेरे एडिटर ने दी कि ये दो। उस स्टोरी छपने के बाद वो अलग कहानी है कि शहाबुद्दीन के लोग मुझे घेरने हुए। वो चलिए उस नहीं, मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे सर। तो जब वो स्टोरी छप गई, हाँ। तो वो स्टोरी छपी और उसके बाद वहाँ पे पायनियर गया होगा पटना या उनके लोग यहाँ देखे होंगे, तो उन्होंने इसकी कॉपी वॉपी साहब भेजे। और मैं होटल में था, वो अंडर कंस्ट्रक्शन होटल था जिसमें 7-8 कमरे बन गए थे, बाकी बन रहे थे। अच्छा। तो मैं उसी में रुका था और वहाँ खाने का भी नहीं था, मुझे बाहर कहीं खाना पड़ता था। तो एकाएक क्या हुआ, मैं सवेरे उठा और ब्रश वश करके मैंने कहा भाई थोड़ा ब्रेड वेड दे दो, ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं दूसरी स्टोरी पे। तब तक इनके लोग आ गए शहाबुद्दीन के होटल में और घेर लिए मुझे। तो घेर लिए तो जो होता है धमकाना धमकाना। तो मैंने कहा कि भाई क्या ऐसे कैसे लिख दिए, मुझे वो नाम बताइए जो आपसे बात किए हैं। मैंने कहा वो तुम बताऊंगा नहीं क्योंकि आप मार देंगे उनको, मैं उन लोगों का नाम नहीं पब्लिक करूँगा। क्या फिर ऐसे कर दिए साहबू से क्यों नहीं बात की है? तो मैंने कहा कि साहबू से आप पता करो उसको, मैं 10 फ़ोन कर चुका हूँ, मुझे उनका कमेंट चाहिए। तो उन्होंने नहीं दिया। तो मैंने लिख दिया, वो स्टोरी में भी लिखा हुआ है कि जब मैंने शहाबुद्दीन से बात करने की कोशिश की तो शहाबुद्दीन नहीं मिले, नहीं बात की उन्होंने। तो उन्होंने लिटरली बहुत धमकाया, मार देंगे काट देंगे जो भी कहा। वो मैंने कहा कि देखिए भाई मैं तो पत्रकार हूँ, मैं अपना काम करने आया हूँ, तो आप मार ही दीजिए, काट दीजिए, मुझे फेंक दीजिए। अच्छा। हाँ, मैंने कहा जिंदा मत जाने दीजिएगा, क्योंकि मैंने एक बात मैंने भी कही, वो आप मैंने कहा अगर जिंदा चला गया लौट गया आऊँगा ज़्यादा नुकसान कर दूंगा, तो इसलिए मुझे मार के ही फेंक दो। तो उन सबों को लगा कि ये तो दबाव में आ नहीं रहा है। तो फिर शहाबुद्दीन के एक बहनों हुआ करते थे 1 लाख, तो वो हमको बोले चलिए, हम कहा अभी चलिए मैं शहाबुद्दीन का इंटरव्यू करता हूँ। कहा 1 लाख भाई से मिलिए, हमको चलिए। हम लोग गए 1 लाख, यहाँ से 1 लाख इंजमाम ऐसे कुछ था। वो गया, वो कह रहे हो आप ऐसे कह दियो, ये गलत है फलत है, जो भी। हमने कहा कि देखिए मैंने जो किया है, आप साहब उनको बात करिए, मैं इंटरव्यू करता हूँ, सवाल सारे पूछूंगा। तो मेरा तय भी हो गया और शहाबुद्दीन मिलने को तैयार भी हो गए। और नहीं आए सामने, नहीं आए। अच्छा। वो शायद घबरा गए थे कि एक स्टोरी यहाँ कि मेरे गढ़ में बैठ के मेरे, तो मैंने दूसरा डिस्पैच लिखा उस दिन। अच्छा। एक और स्टोरी मारी, एक और की अगले दिन, वो भी छवि पेज 1 पे आ। मेरा काम हो गया। तो फिर वो लड़का जिसने मुझे कहानियाँ दी थी, वो मुझे बोला साहब अब आपका काम हो गया, अब दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाओ, आपने अच्छा काम कर दिया जो करना था। और मैं वहाँ से निकला तो उसने मुझसे एडवाइस किया गाड़ी से मत जाइएगा, आप ट्रेन में से जाइए। तो वो शायद वो मुझे ये कहना चाह रहा था कि रास्ते में कुछ तो मैं ट्रेन पकड़ा और चला आया। तो जब मैं पटना पहुँचा तो पटना एक सीनियर अधिकारी, उनका फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं यहीं हूँ पटना में। तो बोले कि अरे भाई आपका मैंने पढ़ा, आपने तो तहलका मचा दिया। तो लालू प्रसाद यादव उस समय मुख्यमंत्री थे। तो मैंने कहा कि देखिए तहलका मचाना क्या खबर है मेरे लिए, तो खबर कर दी। तो कहे नहीं, वो उतना बदमाश नहीं है जितना आपने उसको दर्शाने की कोशिश की है। तो मैंने कहा चलिए आपकी बात है। अच्छा। तो ये बिहार, तो मैं कहा बिहार के लोग बहुत सेंसिटिव, अगर वो सेंसिटिव नहीं होते तो शहाबुद्दीन एक मुसलमान आदमी लड़का शहाबुद्दीन के आपराधिक जानकारी चर्चा मुझे नहीं देता। बहुत सेंसिटिव लोग हैं सर। जब भी आते हैं सर वापस इस पे, और बड़ी खतरनाक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने सुनाई है
ये भी देखिए एक दौर होता है और पत्रकारों को क्या क्या झेलना पड़ता है। अब तो खैर वो समय नहीं रहा। हम आएंगे सर, आखिरी के चंक में हम मीडिया पे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन क्या जब भी चुनाव आते हैं तो राजनीति में एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, प्रशांत किशोर के ऊपर लग रहे हैं कि भाई बहुत लोग पूछ रहे हैं पैसा आ कहाँ से रहा है, इतना पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हैं। वो दिख रहा है सड़कों पर कि भाई वो पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। दूसरा, सम्राट चौधरी 10वीं पास हैं कि नहीं पास है, उनकी डिग्री कहाँ है, इस पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो इन सब का क्या चुनाव पर प्रभाव पड़ता है? हाँ, देखिए जाहिर तौर पर वहाँ के एक हर पॉलिटिकल पार्टी जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में वो अपने विरोधी को की कमियों को उजागर करती है। हाँ, तो वो एक नेचुरल सी बात है। वो प्रशांत किशोर कहते हैं कि साहब मैं तो पटना साइंस कॉलेज का पढ़ा हूँ, मैं डीयूम पढ़ा, मैं अमेरिका में रहा, और ये 10वीं पास में से क्या बात करेगा, इसकी डिग्री भी फर्जी है। हाँ। दूसरा, प्रशांत किशोर ये मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार का नुकसान आरजेडी और जेडीयू सबने मिलकर किया है, बीजेपी ने भी किया है। हाँ। आज बिहार अंधेरे में, गर्त में है, लेकिन बिहार को उठाने के लिए हमारे जैसा पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। तो वो इस प्रोसेस में अपने विरोधियों की वो कमियों को उजागर करते हैं। रही बात प्रशांत किशोर के पैसे की, प्रशांत किशोर आज से नहीं, वो चुनाव लड़वाते रहे। हाँ। बीजेपी के लोग कहते हैं 2014 की जीत में बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है। वो पंजाब में प्रकाश सिंह बादल का इलेक्शन लड़वा चुके हैं, वो शरद पवार के साथ रहे हैं, वो तमिलनाडु में लड़ाए हैं, ममता दीदी वो ममता के लिए रहे, वो तेलंगाना में रहे, और वो उनकी जो कंपनी थी वो काफी उनके पास पैसे आए थे। हाँ, वो उन्होंने बताया कि हमारे पास करोड़ों रुपए आते थे, बार बार वो हर मंच से बात कह रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कहा कि जिनकी हमने मदद की उनसे हम आज की डेट में पैसा ले रहे हैं। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि जो बिहार की जनता है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा उस पर कि किसकी डिग्री फर्जी है, किसके पास कितना पैसा है? देखिए, सवाल इस तरह से तो नहीं पड़ेगा कि डिग्री फर्जी है, लेकिन इस तरह से जरूर पड़ेगा कि अगर प्रशांत किशोर ये नैरेटिव चलाने में सफल हो जाते हैं कि बिहार जिस अंधकार में है उसको ये अनपढ़ लोग उनके नज़र में आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको हमारे जैसा पढ़ा लिखा काबिल बढ़ा, तो ये परसेप्शन बनाने में कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं। छोटी पार्टियों का कितना रोल रहने वाला है? सानी साहब हैं, AIMIM है, और सीमांचल का इलाका मुस्लिम है, और वहाँ पर अब इंडिया गठबंधन में या कहें कि जो कांग्रेस है या फिर RJD उसके साथ आने की कोशिश की ओवैसी साहब ने, लेकिन उन्होंने शायद साथ रखा नहीं। तो किसका नुकसान, कितना नफा? देखिए, ओवैसी को अगर वो कन्विंस कर ले जाते हैं अपने खासतौर से मुस्लिम वोटर्स को, और वो कन्विंस करके अपने, तो वो नुकसान RJD को कर देंगे। RJD को नुकसान हो सकता है, ज़्यादा नुकसान RJD और उस अलायंस का ही होगा। नीतीश कुमार को शायद उतना ना हो पाए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ जो हैं, जो ट्रेंड रहा है लॉक स्टॉक एंड बैरल इधर ही जाती हैं। तो अब वो अगर वो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको लगता है कि हम अपना वोट वेस्ट ना करें ओवैसी के लिए, तो फिर ओवैसी नहीं हो पाएंगे। और उसका एक एग्जाम्पल भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिला। एक बार इनका सांसद जीना, विधायक 4 जीत गए और दोबारा वहाँ नहीं दिया। तो नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या विपक्ष ने उनको साथ लेकर कोई गलती की है या फिर ठीक है, दूर रहे ज़्यादा सही है? देखिए, जो कांग्रेस या RJD है, इनको ये लगता है कि ये शायद बीजेपी की बी टीम है, ये हमारा नुकसान करते हैं, क्योंकि RJD और कांग्रेस दोनों का ही कोर वोटर तो मुसलमान है। हाँ। RJD वहाँ चूंकि बड़ा प्लेयर है, इसलिए उसका ज़्यादा उसको डैम है, तो उसको लगता है कि साहब ये जो ये करते हैं, मुसलमान तोड़ते हैं, तो हमारा नुकसान करते हैं। तो शायद ये जो संशय और शंका रहा ओवैसी को लेके, इसीलिए उन लोगों ने साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि उनको भरोसा है कि अब मुसलमान इनके झांसे में आएगा नहीं, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तो इनको हम क्यों छोड़े। ऑलरेडी हम बीजेपी की बी टीम से मुझे एक चीज़ और याद आई, प्रशांत किशोर के ऊपर भी बड़े आरोप लगे शुरुआती दौर में कि ये तो बीजेपी का सपोर्ट करेंगे बैकहैंड से। प्रशांत किशोर का जो एक तबका कहता है, जो उनके ऊपर पॉलिटिकल आरोप लगते हैं कि वो जो जीत के शायद वो भाजपा के साथ चले जाएं, क्योंकि इन्होंने चुनाव भाजपा को लड़ा है। प्रशांत ने उसको काउंटर भी किया है, वो हर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़े रहे हैं। जो उनका अपना खुद का स्टेटमेंट लगातार आ रहा है, और जिस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग रूलिंग अलायंस को, तो हालांकि
राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, ठीक बात है। लेकिन जो उनके बयान लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो, अगर उनको लंबी राजनीति करनी है बिहार में, उनको लगता है कि वो कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी के साथ वो अलाइन होंगे, क्योंकि अलाइन होते ही फिर वो भी उसी नज़रिए से देखे जाएंगे जैसे कि। वैसे सर, आपको लगता नहीं ये भी बड़ी उपलब्धि है कि प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं? ये अपने आप में एक उसकी वजह है कि प्रशांत किशोर इलेक्शन लड़वाते रहे, उनको पता है कि इलेक्शन है। हाँ। उनको पता है कि कैसे रेलिवेंट बने रहना है। हाँ। उनको पता है कि मीडिया में कैसे जाना, सोशल मीडिया का है, तो चूंकि वो करते रहे, उनका ये डोमेन रहा है, उनकी एक्सपर्टीज है, तो इसलिए आप देखिए उनके इंटरव्यूज धड़ाधड़ सारे नेशनल चैनल पे होते हैं। बिल्कुल, तमाम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उसकी वजह भी है कि वो एक बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा है, फ्रेश शायद एक तो, और दूसरा ये कि प्रशांत किशोर को आता है, उनको वो इलेक्शन लड़ाते रहे। राजनीति है और राजनीति में खेलना आता है शायद उनको। सर, मीडिया की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जल्दी से। कितना प्रभाव आज की डेट में मीडिया डाल सकता है किसी चीज़ में? हालांकि पहले तो हमने देखा है, लेकिन आज के दौर की मीडिया कहाँ खड़ी है, पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा। दूसरा, दो शब्द आ गए हैं, एक गोदी मीडिया का जिक्र होता है, एक दूसरी मीडिया का कि भाई हम तो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। दो धड़े बढ़ गए हैं पत्रकारिता में भी, आपको क्या लग रहा है? जब आप जनता के से जुड़े मुद्दे उठाना बंद कर देंगे तो आपको ये आरोप झेलना पड़ेगा। मैंने वो दौर देखा है कि जब हम माइक लेके जाते थे, मैं आपको कश्मीर में अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। बिल्कुल सर। वहाँ पे काफ़ी आत्मघाती हमले हो रहे थे और तमाम तरह के स्थितियाँ बहुत ख़राब थी, और मैं श्रीनगर गया, और सब लाल चौक के आसपास की बात है, और मार्केट है वहाँ पे। तो मेरे को माइक देखते ही, उस समय मैं आज तक में था, तो माइक देखा तो लोगों ने कहा अरे मीडिया वाले आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। ये भरोसा था, ये भरोसा था आपके ऊपर। आप कहीं जाते थे तो लगता कि मीडिया है, मेरी बात सुनेगा। आज आप कहीं जा रहे हैं तो एक धड़ा आपको गाली दे रहा है, वो धड़ा आपको गोदी मीडिया कह रहा है। इवन नेपाल तक के लोगों ने आपको नहीं छोड़ा। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि आप उस जनता को लगता है कि ये मेरे से जुड़े मुद्दे तो उठा नहीं रहे हैं, ये अपना कोई एक एजेंडा लेके आते हैं और उसी तरह की बात करते हैं। तो ये आरोप, इसीलिए आप देखिए कि एक आप सोशल मीडिया पे जो चीज़ आती है उसको लोग काफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं। क्रेडिबिलिटी टेलीविज़न मीडिया की कम हो रही है। हालांकि चूंकि उसका एक साथ में बहुत लंबे समय तक प्रभाव वो डालते हैं टीवी। आप यहाँ कुछ बोलते हो तो असम में भी देखा जाता है। बिल्कुल, उसकी वजह से वो इम्पैक्ट तो डालता है, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। और जब आप जनता से जुड़े मुद्दों से दूर भागोगे तो आपको लोग गाली ही देंगे। आज आप माइक लेके जाइए खुले में तो कोई ये नहीं कहता कि अरे आ गए हमारा। बाढ़ में अगर आप जाइए तो कोई नहीं कह रहा है। इवन पंजाब में जो आई बाढ़, वहां तक मैं देखा कि लोगों ने गोदी मीडिया कह के भगा दिया। बिल्कुल, जबकि वो बेचारे बाढ़ में पीड़ित थे। उनको आखिर ऐसा क्या मजबूरी थी जो आपको गोदी मीडिया कहें? कहीं ना कहीं उनको इस बात का वो गुस्सा था ना कि हमारे मुद्दे इन लोगों ने नहीं उठाए। बल्कि आप देखिए यूट्यूब पर जो लोग काम कर रहे हैं वो जा रहे तो उनको बल्कि रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो कि आइए। और हम इसीलिए क्रेडिबिलिटी, हम एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के दौर से गुजर रहे हैं। क्या ये काला धब्बा नहीं था मीडिया पर, भारतीय मीडिया पर, कि पाकिस्तान में कराची पर कब्जा करा दिया, लाहौर पर कब्जा करा दिया? काला धब्बा क्या मतलब, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से कवरेज किया गया, ये बहुत ही, इस पे तो मतलब क्या कहूँ। आपने तो सर इसलिए कह रहा हूँ कि वो दौर देखा है आपने। क्या कहूँ, मैंने वो दौर देखा है कि एक शब्द गलत होने के बाद हम लोगों को लगता था कि अरे यार गलती से हमारे शब्द निकल गया, इसका हमारे व्यूअर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि ऐसा ना हो दंगे भड़क जाए, कि ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए, तो इतनी सेंसिटिविटी थी। और आज कुछ भी बोल के आप चले जा रहे हैं। आप इस्लामाबाद कब्जा कर लीजिए, आप लाहौर उड़ा दीजिए, और आप सबको अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जितने लोगों ने कब्जा किया ना, अरे भाई कम से कम सरकार तो कार्रवाई कर सकती थी कि इस तरह की हरकतें आपने क्यों की। उनके वो ऑर्गेनाइजेशन से उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और ऐसा नहीं पास में हुआ है। 9/11 जब 26/11 हुआ था, 26/11 हुआ तो लाइव कवरेज हो रहा था। बिल्कुल,
लाइव हालांकि नहीं था, मैं तो कवर किया हूँ, आधे घंटे का डिले होता था, 45 मिनट का, क्योंकि वो भी दूर थी। तो खैर तब भी एक गवर्नमेंट ने एक कहा कि नहीं साहब लाइव कवरेज नहीं होगा टेरर अटैक का। तो ठीक है, वो सही है, अगर गलत है उस पर डिबेट किया जा सकता है। यहाँ तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आप विदेश का अखबार वॉशिंगटन पोस्ट आपके मीडिया के बारे में लिखता है, तो ये तो दुखद है ना। ये हमको आपको अपने को गिरबान में झांक के देखना होगा कि हम क्या हम अपने को कहाँ ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए, हमारा अल्टीमेट हमारा तो व्यूअर है ना। अगर हमारा दर्शक हम पे भरोसा उसका टूट जाएगा तो फिर काहे के लिए हम पॉडकास्ट करें और सही बात है टीवी चैनल में करें। रात में 3-4 बजे उस दिन हम भी देख रहे थे न्यूज़ चैनल, हम लोग भी अपने अपने घर पे, तो हम लोग को भी भरोसा हो गया था कि हाँ ऐसा हो गया। अब भाई न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं तो आप नहीं, वो गलत है। उसमें जितनी उसकी आलोचना की जाए वो कम है। मुझे वो दौर याद आता है सर, जब शायद 2008 या 7 के बाद की बात है, उत्तर प्रदेश में आपके रिपोर्टर पर हमला हुआ था या फिर कुछ पुलिस से बात हो गई थी और आप लखनऊ पहुंचे हुए थे और मैं वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था दरअसल। तो आपने दिन भर लाइव किया था और सरकार और प्रदेश पूरे को हिला के रख दिया था। वो दबदबा होता था। दबदबा की बात नहीं है, क्योंकि देखिए वो फैक्चुअल रिपोर्टिंग की बात है। मेरे रिपोर्टर की कोई गलती नहीं थी और 2 पुलिस वाले उसको ड्रैग करके गाड़ी में लेके गए। जी बिल्कुल। जब उनसे पूछा गया कि भाई आरोप बताएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हजरतगंज में 2 लोगों की बहस के बीच में पड़ गए थे। अरे भाई, वो एक जर्नलिस्ट आदमी अगर 2 लोग लड़ेंगे तो अगर उसने इंटरफेयर कर दिया कि अरे भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या दिक्कत है यार, इधर हट जाओ, तो कौन सा अपराध है ये, कौन सा धारा कहती। तो आप उसको थाने ले गए, उठा के ट्रैक करके ले गए। तो उस समय वो फिर मुझे जाना पड़ा। दिन भर आपने, मैंने देखा और मुझे पुलिस की उस कार्रवाई की आलोचना करनी, मैंने कहा गलत है। आईपीसी सीआरपीसी की किस धारा के तहत आप इनको उठा ले गए? तो वो कोई मैं सरकार हिलाने के लिए नहीं कर रहा था, मैं फैक्ट बताने के लिए कर रहा था। और इसीलिए व्यूअर हमारा हमको पसंद कर रहा है। बहुत आक्रामक तरीके से आप लोग पत्रकारिता करते आए, मैंने देखा है खुद किस तरीके से। बहुत सारे ऐसे कितने केसेस हैं जो चर्चा करने बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन आज के दौर में वो चीज़ें मिसिंग है। और हाँ, अखबारों में भी वो चीज़ मिस करते हैं आप? अब अखबार भी कमोबेश देखिए, हम लोग, मुझे लगता है कि शायद उस तरह से अपनी जिम्मेदारी या रिपोर्टाज नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए था। पहले सर हम लोग संपादकीय पढ़ते थे तो मज़ा आता था पढ़ने, और जब तक पढ़ते नहीं थे तब तक दिन नहीं मतलब बेचैन रहते थे। आज के संपादकीय में मज़ा आ रहा है? कुछ एक में अच्छा लगता है, अंग्रेजी में के मैं जब पढ़ता हूँ जी, तो हिंदू एक्सप्रेस या और भी हैं, तो थोड़ा लगता है कि नहीं भाई अभी पत्रकारिता जिंदा है। एक आखिरी सवाल, आखिरी वक्त में हम लोग इंटरव्यू के, आपको बिहार में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है आज की डेट में? अभी के हिसाब से क्या, देखिए भाई चुनाव पहला वोट पड़ेगा करीब 28 दिन बाद, बिल्कुल 29 दिन बाद। अभी के अगर मुझे कहा जाए तो मैं बीजेपी और मतलब नीतीश कुमार का पर्सनल, ठीक है तमाम आरोप वो सबके बावजूद, उनका उतना नुकसान मुझे नहीं नज़र आ रहा है जितना कहा जा रहा है। और जो नुकसान होगा उसकी वो भरपाई तमाम अपनी सोशल वेलफेयर स्कीम, पैसा, लोन सस्ता, ये कर पाएंगे। नीतीश कुमार के साथ जो सबसे बड़ी बात है, एक तो ये है कि वो जो उन्होंने काम किया लोग उसको याद भी रखते हैं। फीमेल वोटर उनके साथ हैं, हाँ, शराबबंदी का किया था, तो जो महिला वोटर हैं तो वो उनके साथ बड़ी तादाद में है। और अगर वो छिटक रही होंगी तो फिर वो 10,000 रुपये वाला जो उन्होंने शुरू किया है, बिल्कुल, या जो आंगनवाड़ी और ममता करके है उनके यहाँ, उसका जो मानदेय बढ़ाया है, तो वो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अभी उतना डेंट नहीं हुआ है मुझे लगता है। और अगर डेंट हुआ है तो डेंट किया किसने है? आरजेडी माने, प्रशांत किशोर माने, या कांग्रेस माने, या फिर दरका बेदी लंका भारतीय जनता पार्टी डेंट कर रही है? देखिए, अगर एक तो ये है कि अगर नीतीश कुमार को डेंट की अगर हुआ भी है तो उनकी एक एंटी इनकम्बेंसी है, ठीक है, वो एक विजय है, स्वाभाविक है, वो एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा, चूंकि जो चर्चा है कि अस्वस्थ हैं वो और सरकार तमाम दूसरे लोग चला रहे हैं, एक ये वजह है।
बाकी अगर आप आए उनके विपक्षियों में देखें तो जिस तरह से वोट चोरी वाला एक इशू हुआ और तमाम अभी भी चल रहा है। अब देखिए कल पूछा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ना कि भाई कितने घुसपैठिए, वो नहीं दिया फिगर उन्होंने कि कितने घुसपैठियों हैं, और जबकि आप चिल्ला रहे थे घुसपैठी को बाहर करना है इसलिए सही आ रहा है, सारे घुसपैठिए आ गए हैं, तो अगर कहाँ गए वो घुसपैठी बताना पड़ेगा ना। हाँ वो तो आपको देना, वो आपकी जिम्मेदारी है। खैर एक वो है, दूसरा एक वहाँ पे एक डर है माइनॉरिटीज़ में कि उनके कई सारे वोट काटे गए हैं। हाँ। कई जगहों पे, तो ये डेंट। तीसरा जो है कि जिस तरह से राहुल ने वहाँ उन इलाकों में पदयात्रा निकाली वोट चोरी को, देखिए वोट चोरी गद्दी छोड़ नारा आ गया है जुबान पे लोगों आ गया है। और जो तेजस्वी जिस तरह से अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यूथ का लीडर, माई बाप कर रहे हैं, 1,00,000 नौकरियां देंगे, देखिए हम पावर में थे, हमने इतने नौकरियां दी जब वो आए थे, जब अलायंस में थे इनके साथ, तो उन्होंने काफ़ी कुछ रोजगार का वो शुरू किया था। तो अगर लोग वो भी नीतीश कुमार को डेंट कर रहा है वो। बट अभी कहना मुश्किल है, अभी 10 दिन राजनीति में लास्ट मुंड में पासा पलट जाता है। नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है ये? स्वास्थ्य कारणों की वजह से कह रहे हैं, स्वास्थ्य कारणों की वजह से तमाम लोग कह रहे हैं कि उनको वो अस्वस्थ हैं, और शायद उन्होंने भी इस तरह का इंट किया है कि मेरा आखिरी चुनाव है। मैं आपकी बात का जवाब एक घटना से दूँ। बिल्कुल सर। नरसिम्हा राव साहब हाँ बीमार पड़े और उनको एम्स ले जाया गया, और ये एम्स में डॉक्टरों ने कह दिया क्लिनिकली डेड है, रिवाइवल का चांस नहीं है। तो हम सब लोग ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात कर रहे थे कि होगा, तो कब कहीं 2-4 घंटे में उनका परिवार आ जाएगा। तो उसके बाद तो जब उनको शिफ्ट किया जा रहा था आईसीयू से, तो जो आदमी क्लिनिकली डेड है, माइक लगाया गया, वो बोलने लगे, कुछ उन्होंने बोला। हाँ। तो हमारी सबकी हालत खराब कि सुबह तो क्लिनिकली डेड और ये अभी दोपहर बाद ये बोल दिए। तो राजनीति में पावर ऐसी चीज है ना कि अभी उनका आखिरी है या नहीं है, ये थोड़ा सत्ता ऐसा नशा है भाई कि आपको जीवित कर देता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। हम पूरी उम्मीद करते हैं और कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से आपका पॉडकास्ट करें और किसी और मुद्दे पर बातचीत करें। हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे अगली बार, और आपने समय निकाला सर, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।